नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में ज़रा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके 3 पॉइंट हैं, जिसमें पहला है आपके नाकुला जो विवाद हुआ है उसका, दूसरा जर्मनी की जो खुफिया एजेंसी जिसके द्वारा चीन के बारे में खुलासा किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और एक पॉइंट आपके लिपुलेख दर्रे का है जिस पर विवाद हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, नाकुला किस राज्य में है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच आपसी झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए? तो राइट आंसर है सिक्किम। विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं इसके बारे में कि सिक्किम में मुंगुथांग के आगे नाकुला के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। परंतु मैं विद्यार्थियों आपको बताऊं, चीन ये सब कुछ विवाद इसलिए यह पैदा करता है क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर भारत ने अपना विरोध जताया है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपना ही हिस्सा मानता है और इससे चीन के हित प्रभावित होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दूरदर्शन व आकाशवाणी पर 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के मौसम की जानकारी प्रसारित करने के जवाब में चीन ने सिक्किम की सीमा पर यह विवाद पैदा किया है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा 2017 में भी यह चीन ने डोकलाम में इस तरह का यह विवाद पैदा किया था। डोकलाम जो कि भारत, भूटान और चीन के त्रिकोण पर आता है, ये डोकलाम जो है वो सिक्किम में है। तो यहाँ पर भी पहले यह चीन ने इस तरह का विवाद पैदा किया था। वहाँ पर डोकलाम के पास चीन ने सड़क निर्माण का प्रयास किया था और दोनों देशों और भारत ने यह इसका विरोध किया और दोनों देशों की सेनाएं लगभग 72 दिन तक आमने सामने रही थी और चीन को अंततः अपनी सेना को वहाँ से हटाना पड़ा था। तो ये चीन इसलिए इस तरह से जब तक इस तरह के विवाद पैदा करता रहता है सीमा पर। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि भारत के साथ चीन की जो सीमा लगती है तो उसमें सीमा पर भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो राज्य हैं चीन की सीमा पर उनके नाम भी आपको याद रखना है। चीन की सीमा पर स्थित जो भारत के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन की सीमा पर स्थित हैं। और इसमें आपको मैं बताऊं कि भारत के साथ चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं और इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। इसके निर्धारणकर्ता सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, मैकमोहन रेखा। परंतु चीन इसको मान्यता नहीं देता है और 1962 के युद्ध के समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अधिकार कर लिया था और इसी तरह से उसने लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था और आज भी वो उसके अधिकार में है। विद्यार्थियों, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और वो सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के बाद फिर सबसे ज़्यादा सीमा चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, आपको ये अतिरिक्त जानकारी जो मैंने दी तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें जो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी इसमें भी ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है इसमें जो मैंने अतिरिक्त जानकारी दी उसमें कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इसी तरह से आपको एक डोकलाम का क्वेश्चन भी याद रखना है कि डोकलाम विवाद कब हुआ था, तो 2017 में।
क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, भले ही ये क्वेश्चन पुराना हो परंतु जो है काफ़ी लंबे समय तक रहा था, इसलिए इसको पूछा जाता है आज भी। और एक भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था वो कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1914। और निर्धारणकर्ता का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं इसी नाम को। क्योंकि मैकमोहन तो नाम सबको याद रह जाता है, परंतु पूरा नाम आपको याद रखना है, सर हेनरी मैकमोहन। क्योंकि वो एग्जाम में मैकमोहन नाम से जो है 2-3 ऑप्शन में लिखता है, तो आपको याद रखना है सर हेनरी मैकमोहन। और सीमा रेखा की जो लंबाई है वो भी आपको याद रखनी है। चीन के साथ जो सीमा लगती है वो मैंने जैसा आपको बताया 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ जो लगती है वो सीमा रेखा की लंबाई भी आपको याद रखनी है कि 4096 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है जिसे जोड़ने वाली सड़क के बनाए जाने का विरोध नेपाल ने किया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। विद्यार्थियों, लिपू लेक और कालापानी क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा जताता है। वो कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और भारत के अधिकार क्षेत्र में ही है, परंतु वो इस पर अपना दावा जताता है। और इस लिपू लेक दर्रे से 5 किलोमीटर पहले भारत ने 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, और इस सड़क का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और इस दर्रे से होकर मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्री जाते हैं। लिपू लेक दर्रे से होकर जो है यात्री मानसरोवर, जो कि आप जानते हो जो है कैलाश पर्वत पर स्थित है चीन में, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील और कैलाश की यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं तो वो ज़्यादा इसी दर्रे से होकर जाते हैं। हालांकि अन्य जो दर्रे हैं उनसे भी जो है जाते हैं, परंतु सभी राज्य यात्री इससे जाते हैं। तो अब ये जो सड़क जो है बन गई है, इसके कारण मानसरोवर यात्रा के लिए जो यात्री जाएंगे तो अब उनका ये यात्रा सफ़र काफ़ी कम हो जाएगा, और 80% सफ़र भारत में होगा और 20% जो सफ़र है वो चीन में वाहनों के द्वारा पूरा किया जाएगा। पहले जो है ये यात्रा करने में लगभग 3 सप्ताह लगते थे, परंतु अब 1 सप्ताह में ही ये यात्रा पूरी हो जाएगी। तो इतना जो है फायदा यात्रियों को होगा इसमें। और ये मानसरोवर यात्रा के लिए इस तरह से सबसे छोटा मार्ग है। और सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो इस सड़क का भारत के लिए बहुत महत्व बन गया है, क्योंकि चीन को यहाँ पर सीमा पर रोकने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए आप। चीन ने माउंट एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से में कितनी ऊंचाई पर 5G नेटवर्क का टावर लगाया है? तो राइट आंसर है 8000 मीटर की ऊंचाई पर। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इसमें कि चीन और नेपाल के बीच 1960 में सीमा विवाद समाधान समझौता हुआ था, और इसी के तहत एवरेस्ट को 2 भागों में बांटा गया था। एवरेस्ट का दक्षिणी हिस्सा नेपाल के अधिकार में रखा गया और एवरेस्ट का उत्तरी हिस्सा चीन की जो है स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में रखा गया। और इसी उत्तरी हिस्से में, एवरेस्ट के इसी उत्तरी हिस्से में चीन ने ये टावर स्थापित किया है यहाँ पर। और इसके पीछे चीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामरिक है, और इस टावर के माध्यम से वो जो है भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों पर जो है अपनी नज़र रख सकता है, और आगे भविष्य में वह हिमालय क्षेत्र में अपनी इस तकनीक का फ़ायदा उठा सकता है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। तो यहाँ पर ये टावर जो स्थापित किया गया है इतनी ऊंचाई पर, यानी कि 8000 मीटर की ऊंचाई पर ये टावर इसने स्थापित किया है। तो इसके पीछे मुख्य जो उसका उद्देश्य जो दिखता है वो सामरिक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अजीत जोगी
किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इजी लग रहा है परंतु है क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो क्योंकि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री यही बने थे। छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। एमपी से अलग करके नया राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तब इसके पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ही बने थे। और अजीत जोगी 1 नवंबर 2000 से 11 दिसंबर 2008 तक छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लगातार 8 साल तक। और क्योंकि यहाँ आपने अगर पढ़ा हो इनके बारे में तो अभी हाल ही में जो है इमली खाते वक्त इमली का बीज गले में अटक गया, जिसकी वजह से इनको दिल का दौरा पड़ गया और बाद में इनकी स्थिति खराब हो गई, ये कोमा में चले गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, BND किस देश की खुफिया एजेंसी है जिसके अनुसार ये दावा किया गया है कि 21 जनवरी 2020 को शी जिनपिंग ने WHO प्रमुख को कहा था कि महामारी की चेतावनी देरी से जारी करें? तो राइट आंसर है जर्मनी। यानी कि BND जो खुफिया एजेंसी है वो जर्मनी की है। और मैं आपको जानकारी दूं कि जर्मनी की जो है एक साप्ताहिक मैगजीन ने इस खुफिया एजेंसी यानी कि BND के हवाले से दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 21 जनवरी को फोन पर WHO प्रमुख से कहा कि वो कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की सूचना को रोकें और महामारी की चेतावनी देरी से जारी करें। तो जो डोनाल्ड ट्रंप चीन पर जो आरोप लगा रहे हैं तो वो इस जो है खबर से और भी पुख्ता होता है कि चीन ने जो है इस वायरस के बारे में जानकारी को छुपाया और इस वायरस को फैलने दिया। तो अब चीन पर इसकी वजह से और दबाव बढ़ेगा। और विद्यार्थियों, इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं ब्रिटेन, इजराइल, USA, तो मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं इस बारे में। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का नाम तो आपने पढ़ ही लिया, BND। यहाँ ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है MI6। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। और USA की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों, आप इसमें जो मैंने एजेंसियों के नाम बताए हैं इनके अलग, इनको आप एक जो है याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। और क्योंकि ज़्यादातर जो है विद्यार्थियों को USA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नाम तो याद रह जाते हैं, परंतु इन जो है देशों की खुफिया एजेंसी के नाम भी आपको पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। और भारत की खुफिया एजेंसी का नाम आपको याद होना चाहिए। जो भारत की खुफिया एजेंसी उसका नाम रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। विशेष CBI अदालत ने कारोबारी कपिल वधावन और धीरज वधावन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये दोनों किस बैंक घोटाले में शामिल थे? तो राइट आंसर है यस बैंक घोटाले में ये शामिल थे और इन पर केस चल रहा है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। कई राजनीतिक पार्टियों में शामिल रहे हीरामन मौजे का पुणे में निधन हो गया। वे किस उपनाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर है गोल्डमैन। विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बाघों के संरक्षण के बारे में बहुत कुछ कार्य किया है, इसलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है। और बर्डमैन तो सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि सलीम अली ने पक्षियों के संरक्षण के लिए
बहुत कुछ कार्य किया है। और आपको याद होना चाहिए सलीम अली के नाम पर तो गोवा में पक्षी अभयारण्य भी है। और वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, जिन्होंने जल संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये तो राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें जो टाइगरमैन, बर्डमैन, वाटरमैन ये नाम दे रखे हैं, तो इनके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सफीकुल्लाह सफाक किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हें बोर्ड की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 6 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ये याद रखना है कि इनको कितने समय के लिए प्रतिबंधित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। रुद्रांश पाटिल किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है निशानेबाजी। ये भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, यशस्विनी सिंह किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। विद्यार्थियों, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में और यशस्विनी सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब टॉप में रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये दोनों के नाम याद रखना है, परंतु इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि रुद्रांश पाटिल इन्होंने जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो 10 मीटर एयर राइफल में, और ये यशस्विनी सिंह इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। बच्चों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होना चाहिए 11 मई का जो है भारत के लिए वैसे भी विशेष महत्वपूर्ण जो है ये दिवस है। इस रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो खैर मनाते ही है, परंतु भारत के लिए 11 मई की इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है 11 मई 1998 को वैशाख पूर्णिमा के दिन भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। और इस दिन यानी कि 11 मई को 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे, और 13 मई 1998 को फिर 3 परमाणु परीक्षण और किए गए थे। तो ये कुल जो 5 परीक्षण किए गए, तो इसको नाम दिया गया शक्ति अभियान 98। और इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊं जानकारी कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समय नारा दिया था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो आपको ये नारा याद रखना है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये परमाणु परीक्षण किए गए और ये परीक्षण सफल रहे, तो भारत ने घोषित कर दिया था कि अब हमें आगे परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी हमें परीक्षण से जानकारी चाहिए थी वो सब जानकारी अब प्राप्त हो चुकी है, इसलिए आगे हमें परीक्षण की जरूरत नहीं है। और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। और क्योंकि आपको विद्यार्थियों मालूम है कि भारत से पहले 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो थे या हैं वर्तमान में, भारत से पहले जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र रहे हैं, तो उनमें यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये 5 जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे पहले भारत से पहले, और छठा बन गया था फिर कौन सा? भारत बन गया छठा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। और एक और बात मैं आपको जानकारी दूं इसमें कि ये परमाणु परीक्षण जो किए गए 1998 में, तो ये एपीजे कलाम के नेतृत्व में किए गए थे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। मैंने आपको इससे पहले भी जानकारी दी थी, तो वापस मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 18 मई 1974 को,
और डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में किए गए थे वो परीक्षण। और ये जो परीक्षण है वो एपीजे कलाम के नेतृत्व में किए गए। एक और जो है जानकारी मैं आपको दूं इसमें कि यूएसए ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था और वो ही जो है सबसे पहले परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। परंतु उसमें एक खास बात मैं बताऊं आपको कि यूएसए ने जो परमाणु परीक्षण किया वो सतही परीक्षण था, परंतु भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में वो, और ये 1998 में किए गए परीक्षण, ये भी परीक्षण भूमिगत परीक्षण थे। 1974 में जो परीक्षण किया गया वो, और 1998 में जो ये 5 परीक्षण किए गए ये सब भूमिगत परीक्षण थे। तो क्योंकि सतही परीक्षण में रेडिएशन फैलता है और भूमिगत परीक्षण में रेडिएशन फैलने की जो है वो खतरा कम रहता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर बताया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 11 मई को जो है और 13 मई को जो परीक्षण किए गए तो उसको नाम किया दिया गया था शक्ति अभियान 98। और एक अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नारा दिया इस समय, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये नारा भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि भारत इस समय 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।